एग्रीकल्चर इनकम पढ़ रहे थे। हाँ सर, आप पढ़ाए थे पिछले वीडियो में। सर ये तो लिख चुके हैं। हाँ आप लोग लिख चुके हैं, मैं एक बार शॉर्ट में बताना चाह रहा हूँ। एग्रीकल्चर इनकम बोलता है एग्जेम्प्ट है, सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 में। एग्जेम्प्टेड इनकम में हम लोग पढ़े, सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 में एग्जेम्प्टेड है। सर आप इतना फिर से पढ़ाएंगे नहीं, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, 2-3 मिनट टाइम दीजिए, आपको एक शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जेम्प्ट है। क्या होता था, स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया था एग्रीकल्चर इनकम से पैसा उठाना। देखिए गवर्नमेंट को जहाँ से भी टैक्स मिलेगा गवर्नमेंट लेना चाहेगी, तो बोला कि स्टेट गवर्नमेंट को दे दो। लेकिन इनकम टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कलेक्ट करती है और एग्रीकल्चर इनकम स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है, तो इसीलिए बोल दिया गया कि एग्जेम्प्ट कर दो। और देखिए ये हम लोग को नेसेसिटी चीज़ में भी आ जाता है, तो एग्रीकल्चर इनकम को एग्जेम्प्ट कर दिया। इन शॉर्ट में आप ये चीज़ समझिए। लेकिन एग्रीकल्चर इनकम किसको बोले? कोई बोलता है कि देखिए भैया कॉटन उगा है, अब हम उससे कपड़ा बना रहे हैं, तो कॉटन तो एग्रीकल्चर है ना, तो उससे कपड़ा बना रहे हैं। या कॉटन का हम लोग ना उसको लपेट के, मैंने समझ लीजिए सर्जिकल इक्विपमेंट, मैंने सर्जरी करने के लिए जो कॉटन चाहिए, या हम लोग मेकअप करने को जो कॉटन यूज़ करते हैं उस वो बनाते हैं कलर करके। बोला आप जो भी करते हैं, तो बोला ये तो एग्रीकल्चर इनकम है ना, एग्जेम्प्ट कर दीजिए। गवर्नमेंट बोला नहीं भाई, एग्रीकल्चर सारा एग्रीकल्चर, ये सब एग्रीकल्चर इनकम नहीं है जिसको हम एग्जेम्प्ट करेंगे। तो बोला भैया आप किस चीज़ को एग्जेम्प्ट करेंगे? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हम लोग पूछते हैं किस चीज़ को एग्जेम्प्ट करेंगे। बोला जो सेक्शन 2(1)A में लिखा वो एग्जेम्प्ट है। ठीक है, तो खाली एग्रीकल्चर मतलब कुछ भी कनेक्टेड एग्रीकल्चर का आप समझेंगे, सब चीज़ जो भी हम खेती बाड़ी से कनेक्टेड काम कर एग्जेम्प्ट है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, जो एग्रीकल्चर इनकम में लिखा वो। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा डेफिनेशन नहीं दिया कि व्हाट इज़ एग्रीकल्चर इनकम, तो हम लोग एक केस स्टडी के थ्रू समझते थे। ठीक है सर, आप रिपीट नहीं करा रहे, बस शॉर्ट में बता दिए। ठीक है, तो उसमें जो लिखा वो, सर उसमें क्या लिखा है पढ़ेंगे। ठीक है, अब उसमें दो चीज़ आपको समझना पढ़ने से पहले कि एग्रीकल्चर ऑपरेशन मतलब क्या होता है, बेसिक और सब्सिक्वेंट। बेसिक मतलब जब क्रॉप ग्रो नहीं हुआ है, माने टिलिंग, बीज डालना, सोइंग, ठीक है, ये सब जब काम करते हैं इसको बोलते हैं बेसिक ऑपरेशन। ये अगर आप कर रहे हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी में तो ये एग्जेम्प्ट होता है। और सब्सिक्वेंट ऑपरेशन बस उतना ही तक जिससे गुड्स मार्केट तक पहुंचाने लायक हो जाए। सर जैसे ऑरेंज ट्री से ऑरेंज टूटा, सर एग्रीकल्चर इनकम। हाँ, वो डब्बा में डाले सर, कार्टन काट का जैसा होता है सर, एप्पल में कश्मीर से आता है, तो आप डब्बा में डाले, बस वो उतना तक आपका सब्सिक्वेंट है। अगर आप उसको एप्पल को पॉलिश करेंगे, ये करेंगे, तो वो आ जाता है, वो दूसरा केस, वो एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आता है फिर। समझ रहे हो? तो एक बस उसको मार्केटेबल पोजीशन तक, मार्केट फॉर्म में पहुंचाने के लिए आपको जो करना पड़े वो आप अगर कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को करते तो एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। समझ रहे हो आप बात को? जी सर। तो मियर बेसिक ऑपरेशन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, खाली सब्सिक्वेंट ऑपरेशन करेंगे आप, मैंने सेकेंड वाला पार्ट, क्रॉप ग्रो होने के बाद वाला। ठीक है, जैसे वीट उगा है, वीट ग्रो हुआ है, तो उसमें अनाज आता है। हाँ सर, अनाज मतलब क्रॉप्स, फूड क्रॉप, तो उसको थ्रैशिंग करना पड़ता है। वो थ्रैशिंग आजकल मशीन के थ्रू होता है। तो सिर्फ मेरा काम सिर्फ क्या है, वो थ्रैशिंग करवाना और मशीन से करा के अलग अलग करना, प्लांट को और सीड को, वीट का। ठीक है, तो मेरा खाली सब्सिक्वेंट ऑपरेशन, मेरा ग्रो करने का काम नहीं है। बस जो किसान उठा के लाते हैं मशीन को बोलते हैं इतना तोड़ तोड़ के तुम लोग को दे देंगे, पैसा दे देना, तो सिर्फ वही काम करते हैं, सिर्फ सब्सिक्वेंट ऑपरेशन करते हैं। तो नॉट एन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है। सब्सिक्वेंट और बेसिक दोनों करते हैं, ऑरेंज भी उगाते हैं और तोड़ के डब्बा में भी रखते, दोनों काम करते हैं, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे बात को। फिर हम लोग पढ़े कि एग्रीकल्चर इनकम किसको बोलते हैं, सेक्शन 2(1)A में क्या लिखा हुआ है एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, तो ये हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है, तो उसमें क्या था, एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम लैंड। रेंट और रेवेन्यू दोनों बात ध्यान रखिएगा, रेंट अलग चीज़ होता है, रेवेन्यू इनकम होता है। रेंट मतलब भाड़ा पे दिया हुआ है। विच इज़ सिचुएटेड इंडिया, इंडिया में लैंड सिचुएटेड है तो ही एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे। अगर इंडिया के बाहर अगर लैंड है, ठीक है सर, मेरा नेपाल में ज़मीन है तो वहाँ पर एग्रीकल्चर इनकम पता नहीं वहाँ का गवर्नमेंट क्या देता है। इंडिया में वो टैक्सेबल होगा अगर आप रेसिडेंशियल स्टेटस है और सिटीज़न है, रेसिडेंट है और ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ठीक है, विच इज़ सिचुएटेड में एंड यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। इंडिया में ज़मीन है, आपका उस ज़मीन को दे के भाड़ा रेंट आता है, तो वो क्या माना जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम। मेरे गांव में एक ज़मीन है जो हम लोग दिए है भाड़ा पे, तो उसमें क्या होता है, उन लोग ना रेंट नहीं देता कैश में, वो मेरे को उतना का आधा क्रॉप जितना ग्रो होता है उसका आधा क्रॉप दे देता है हम लोग को, तो रेंट इन काइंड। तो वो उसको हम लोग बेच देते हैं, मान लो 50,000 रुपये में वो जितना भी क्रॉप ग्रो हुआ हम लोग का, मेरा पर्सनली तो ग्रो हुआ, उसको हम लोग बेच देते हैं। ठीक है, तो मेरा इनकम हुआ 50,000। क्या हम इसको इनकम में दिखाएंगे? नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम है। रेंट में भी इन कैश और कॉइन, रेंट रिसीव हो रहा है ना एग्रीकल्चर इनकम से,
जी हाँ सर, समझ गए। एसएससी में बी द ओनर और टेनेंट ऑफ सच लैंड। अब ओनर है हम, ठीक है, अगर हम ओनर है, हम आपको समझाए हुए ओनर है तो मेरा इनकम हो गया, और टेनेंट है, टेनेंट ऑफ सच लैंड, एसएससी ही टेनेंट है, तो वो अगर रेवेन्यू जी कमा रहा है, रेंट और रेवेन्यू दोनों चीज़ टैक्सेबल है ना, तो अगर वो रेवेन्यू कमा रहा है, सर किस फॉर्म में रेवेन्यू, जैसे ज़मीन पे आया, बोला ये साइड में जो क्रॉप ग्रो हो रहा है, फेंसिंग लगवा दे रहे आपका, ठीक है, तो उससे जो रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है ना, ठीक है, मैंने गाछ का साइड में लगा दे रहे हैं, कुछ भी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है एनी फॉर्म, ठीक है, तो टेनेंट अगर वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। तो ये पहला पॉइंट जनरली रेंट और रेवेन्यू के लिए बोल रहा है, लैंड इंडिया में होना चाहिए और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2, एनी इनकम डिराइव फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर ऑपरेशन। कोई भी तरह का इनकम होता है एग्रीकल्चर ऑपरेशन में, 2 एक्टिविटी होता है, क्या क्या, बेसिक और सब्सिक्वेंट। हाँ सर, अब थोड़ी देर पहले बताए थे, पिछले क्लास में बताए थे सर, अब तो पूरा ही बता दे रहे, रिवाइज कर लो। बेसिक और सब्सिक्वेंट, टीलिंग वगैरह करना, शॉप को सोन करना, ये बेसिक ऑपरेशन है। ऑरेंज उगाना और ऑरेंज तोड़ के फिर डब्बा में भरना सब्सिक्वेंट ऑपरेशन है। तो ये भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी, यहाँ पर एग्रीकल्चर ऑपरेशन के बारे में बात किया है। पहले रेंट और रेवेन्यू, एग्रीकल्चर ऑपरेशन। थर्ड बोल रहा है उस और प्रोसेसिंग करते हैं बाई कल्टीवेटर या रिसीवर ऑफ रेंट। अब जो हम लोग को क्रॉप मिला है उसको हम लोग क्या किए, प्रोसेस किए। प्रोसेसिंग मतलब एकदम बेसिक प्रोसेसिंग, बस फिट टू ब्रिंग इट टू द मार्केट, फिट टू ब्रिंग इट टू द मार्केट, ठीक है। कैरेट ग्रो हुआ, उसमें ऊपर ग्रीन स्टेम जैसा भी रहता है, ज़मीन के अंदर ग्रो होता है, तो उसको हम लोग तोड़ देते हैं, वो काम करने तो कैरेट रखते हैं। हाँ सर, रेडिश में भी होता है, हाँ। तो ऑर्डनरी एम्प्लॉयड देम टू रेंडर द प्रोड्यूस रेस्ड और रिसीव टू हिम फिट टू बी टेकन टू द मार्केट। तो ऑरेंज को बॉक्स में डाल दिए, सर लिखे नहीं थे पहले, लिख लो, ऑरेंज को बॉक्स में डाल देना। तो ये काम भी अगर हम प्रोसेसिंग का करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, चावल ग्रो करके, तोड़ के, थ्रेसिंग करके, ये ठीक है यहाँ तक। फिर पॉलिश कर दे रहे सर, तो वो सब नहीं चलेगा, ठीक है। तो पहला चीज़ रेंट है, दूसरा एग्रीकल्चर ऑपरेशन है, ठीक है, एग्रीकल्चर ऑपरेशन है, टीलिंग, सोइंग, ये सब, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, ठीक है। तीसरा प्रोसेसिंग का है। इनकम डिराइव फ्रॉम सच लैंड बाई सेल ऑफ बाई कल्टिवेटर प्रोड्यूस रेस्ड बाई हिम। एक तो जो किसान उगाया वो बेच रहा है, तो उससे इनकम आ रहा, सेल कर रहा है, अपना क्रॉप को सेल कर रहा है। यहाँ रेंट था, यहाँ ऑपरेशन से कुछ कमा रहा है, तो ट्रैक्टर भाड़ा पे लगाएगा ऑपरेशन, ठीक है। प्रोसेसिंग कर रहा है तो ठीक है, सेल कर रहा है। और जो जैसे हम लोग को क्रॉप मिला, हम लोग रेंट इन काइंड मिला था, ठीक है, तो उससे कुछ इनकम से उसको बेच दिए हम लोग, तो बेच के जो इनकम कमा रहे वो भी हम लोग का सेल कर दे रहे हो क्रॉप का, ठीक है। एग्रीकल्चर ऑपरेशन, रेंट, प्रोसेसिंग का काम कुछ भी कर रहे हैं कि भाई तुम्हारा तोड़वा के हम डलवा देंगे, ठीक है। हाँ सर, वीट क्रॉप का बोले थे, ठीक है। ये भी वही उतना ही काम करना है जो फिट टू द मार्केट, ठीक है। अगर मार्केटिंग प्रोसेस किए, कैन बी सोल्ड इन द रॉ फॉर्म, लेकिन हम लोग उसमें मार्केटिंग प्रोसेस परफॉर्म, तो वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एग्रो और नॉन एग्रो। हाँ सर, आप कल सिखाए थे 2 पार्ट हो जाता है। अगर नॉर्मल केवल किए है, मार्केटिंग प्रोसेस नहीं किए, नॉर्मली जो उसको मार्केट तक लाने में सुविधा हो उतना ही किए है, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी। लेकिन मार्केटिंग प्रोसेस इज परफॉर्म ऑन द प्रोड्यूस विच कैन बी सोल्ड इन द रॉ फॉर्म, जो रॉ फॉर्म में सोल्ड किया जा सकता था, आप उसको बहुत ज़्यादा ठीक ठाक करके बेच रहे हैं, ठीक है। तो इन पार्टली एग्रीकल्चर इनकम और पार्टली नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगा, ठीक है। और 5th पॉइंट, किस किस को एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे सर, रेंट को, प्रोसेसिंग को, एग्रीकल्चर ऑपरेशन से कोई इनकम होता है तो जो सामान मिला है उसको बेच देता है, चाहे वो फार्मर हो, चाहे जिसको रेंट इन काइंड मिला है। और 5वां चीज़ है बिल्डिंग। अब ध्यान से सुनना, बिल्डिंग का क्या केस बोल रहे हैं। एनी इनकम डिराइव फ्रॉम अ बिल्डिंग सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। मैंने कल बोला था आपको लिखने, आप नहीं लिखे होंगे सर, कल कब बोले थे, अच्छा लास्ट वीडियो जब भी देखे थे, तो आप ये लिखिए आगे, जहाँ तक समझ में आ रहा है वहाँ तक लिखना, फिर मैं डिक्टेट करूँगा, फिर वहाँ पॉज करके लिख लेना, ठीक है सर, लिख लिए। एनी इनकम डिराइव फ्रॉम अ बिल्डिंग सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। बिल्डिंग, सर बिल्डिंग एग्रीकल्चर कैसे हो सकता है, सुनो तो आगे। द बिल्डिंग शुड बी ऑक्यूपाइड बाय द कल्टिवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड। अब यहाँ पहला पॉइंट क्या बोल दिया, ऑक्यूपाइड। उस बिल्डिंग में कौन रहना चाहिए, या तो फार्मर या वो आदमी, जैसे हमको रेंट मिल रहा है, वो बिल्डिंग कहाँ पर है, एग्रीकल्चर लैंड में ही, ठीक है। द बिल्डिंग शुड बी ऑक्यूपाइड बाय द कल्टिवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड। वो बिल्डिंग में कौन रह रहा होना चाहिए, ऑक्यूपाइड का मेन फोकस किया इसमें, जो फार्मर है वो, या नहीं तो जिसको रेंट इन काइंड मिल रहा है वो उस बिल्डिंग में रहा होना चाहिए। दूसरा, द बिल्डिंग शुड बी और
ऑन और ऑन द इमीडिएट विंसिटी ऑफ द लैंड, विंसिटी मीन्स नियर एरिया, वो ज़मीन है उसके थोड़ा सा, ये ज़मीन है उसके 10 कदम बाद में हम लोग झोपड़ी जैसा बना के रखे हैं, या कोई 1-2 तल्ला का G+1 बना के रखे हैं, ठीक है। तो वो कहाँ पर होना चाहिए, बिल्डिंग शुड बी, तो लोकेशन के बारे में पहला ऑक्यूपाइड शुड बी और इन द इमीडिएट विंसिटी ऑफ लैंड बिंग सिचुएटेड इन इंडिया ऑब्वियसली एंड यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। तो वो कहाँ पर होना चाहिए, मान लो एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है, इसमें रहेगा कौन, जो बिल्डिंग घर बना हुआ है इसमें कौन रहेगा, ये लैंड है occupied by the cultivator, the building should be in immediate vicinity of land being situated in India and used for agriculture purpose। कहाँ पर होना चाहिए, situated and used for agriculture purpose। समझ में आ रहा है। तीसरा बिल्डिंग का बोल रहा है should be used for dwelling house, dwelling मतलब रहने के लिए, ये स्टोर हाउस एंड अदर आउट बिल्डिंग, ठीक है, माने रहने टाइप का ही कुछ जगह हो। तो बिल्डिंग ऑक्यूपाइड होना चाहिए किसका, किससे, कल्टिवेटर रिसीवर, तीसरा आदमी नहीं, तो एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा, ठीक है। अगर उस इनकम से, बिल्डिंग से कोई इनकम डिराइव होता है तो वो ऑक्यूपाइड होना चाहिए किसका, ये दोनों, कहाँ होना चाहिए, नियर बाई में, किस लिए, रहने के लिए, स्टोर हाउस। अब स्टोर हाउस होगा बिल्डिंग, मान लीजिए हम वहाँ पर स्टोर रख करके रखते हैं तो मेरा तो इनकम आएगा ना। स्टोर भाई जिसको भी क्रॉप ग्रो हुआ आसपास वाला 1-2 और ज़मीन वाला बोले यहाँ पर रखवा दो, बोला आप कौन, हम बोले हम तो भाई रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड है, बोला हाँ आपका अनाज रहता है, हम बोले हाँ आपका भी क्रॉप रहता है, हम बोले हाँ यहाँ मेरा भी रहता है, ये इस एरिया में ही है ज़मीन के अंदर, हाँ तुमको रखना है, ये बाजू वाला को बोले तुमको अगर अपना क्रॉप ग्रो वाला रखना है तुम भी रखवा दो स्टोर हाउस, मेरा इनकम तो आएगा ही, इनकम डिराइव, ऑक्यूपाइड हम रह रहे, ठीक है, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। ज़मीन का घर कहाँ पर है, वो ड्वेलिंग हाउस यहाँ पर है, किस लिए यूज़ हो रहा है, रह भी रहे इसमें और स्टोर हाउस का भी है, हाँ तो इनकम तो जनरेट हो गई, भाड़ा पर दिए। द लैंड इज़ आइदर सिचुएटेड, जब ज़मीन का बात हो रहा है, द लैंड कहाँ पर सिचुएटेड होना चाहिए, ज़मीन कहाँ सिचुएटेड है, रूरल एरिया या अर्बन एरिया। अर्बन एरिया का जो लैंड होता है ना उसमें टैक्स लगता है, ठीक है, तो वो हम पे कर रहे हो। तो रूरल एरिया और अर्बन एरिया पता कैसे चलेगा सर किसको रूरल एरिया बोलते हैं और अर्बन एरिया। 2015-16 में क्या होता था कि रूरल एरिया बोला जाता था जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उससे 8 किलोमीटर दूर, कंटेनमेंट एरिया या 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है उसके 8 किलोमीटर दूर जो शॉर्टेस्ट है वो माना जाएगा, उससे दूर जो भी एरिया है वो रूरल एरिया, ठीक है। जैसे सर कुछ समझाई ना, ये है, ठीक है, 8 किलोमीटर के अंदर ये यहाँ है, तो ये क्या हो गया रूरल एरिया। ये कंटेनमेंट बोर्ड के 8 किलोमीटर के अंदर डायमेटिकली कहीं से भी 8 किलोमीटर, एरियली कहीं से भी 8 किलोमीटर क्या हो जाएगा ये, ठीक है, अर्बन एरिया। तो जहाँ पर एरियली अगर है तो वो अर्बन एरिया, उसके दूर जहाँ पे भी ये एरिया को क्या बोलेंगे सर, रूरल एरिया, ठीक है। तो आपको ऐसे पता चलेगा रूरल एरिया की अर्बन एरिया। तो लैंड इज सिचुएटेड इन रूरल अर्बन एरिया, ठीक है। टैक्स पॉइंट आप समझ रहे हैं, ऑक्यूपाइड कौन करना चाहिए, कहाँ पर ज़मीन होना चाहिए, किस पर्पज़ के लिए यूज़ होना चाहिए, और ज़मीन कहाँ सिचुएटेड होना चाहिए। बिल्डिंग तो बता दिया, लेकिन ज़मीन कहाँ पर होना चाहिए, रूरल या अर्बन एरिया, ठीक है। बिल्डिंग से इनकम डिराइव हो रहा है तो लैंड एंड बिल्डिंग फॉर यूज्ड फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पस, नॉट इन एग्रीकल्चर, ऑब्वियसली नॉट इन एग्रीकल्चर। हम लोग एग्रीकल्चर इनकम का 5 पॉइंट पढ़े थे। इनकम फ्रॉम लैंड बिंग लेट आउट फॉर स्टोरिंग क्रॉप, नॉट इन एग्रीकल्चर क्रॉप। इनकम फ्रॉम लैंड, इनकम फ्रॉम बिल्डिंग नहीं, एक ज़मीन है उस पर सारा क्रॉप ला के रखा गया है, ताकि भाई तुम्हारा जो भी क्रॉप ग्रो रहा है यहाँ पर ला के रखो ज़मीन पे, इसको तुम लोग प्लास्टिक से ढक देना। समझ रहे हो बात को। इनकम फ्रॉम लैंड, बिल्डिंग नहीं बोल रहा है मैं, इनकम फ्रॉम लैंड, तो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है क्योंकि वो स्टोर करने के लिए रखा गया है, ज़मीन भाड़ा पे दी है, लेट आउट। सर बिल्डिंग भाड़ा पे दी है, स्टोर हाउस इन सिटी पास में है, ऑक्यूपाइड बाय कल्टिवेटर या ये, तो वो माना जाएगा, तब उससे इनकम जो डिराइव होगा एग्रीकल्चर इनकम। लेकिन ज़मीन अगर भाड़ा पे दी है, किस लिए, स्टोर करने के लिए, एग्रीकल्चर ग्रो नहीं कर रहे, स्टोर करने के लिए, तो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। बिल्डिंग ओनर एंड ऑक्यूपाइड बाय लैंड होल्डर इफ रिसीव्स रेंट और रेवेन्यू फ्रॉम दैट लैंड, बिल्डिंग ओन्ड एंड ऑक्यूपाइड बाय लैंड ओनर इफ इट रिसीव्स रेंट और रेवेन्यू फ्रॉम दैट लैंड। बिल्डिंग का डेफिनेशन में ये बोला गया।
हाँ सर समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया थोड़ा सा बैक कर लो, पूरा वीडियो वापस से देख लो। सर इतना मेहनत कर लो, आज कर लोगे सर, थोड़ा सा एक बार दिखाइए ना, हम लोग लिख लेंगे। पॉज करो, कर दिया सर, लिख लो, लिख लिया सर। सुनो नेक्स्ट, बिल्डिंग ऑक्युपाइड बाय कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड। बिल्डिंग ऑक्युपाइड बाय कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड। बिल्डिंग ऑक्युपाइड बाय कल्टीवेटर और रिसीवर रेंट इन काइंड, ये तो बोला भाई है। हाँ सर। नोट, प्रॉफिट ऑन ट्रांसफ़र, ज़मीन बेच दी, एग्रीकल्चर ज़मीन बेच दी है, विल नॉट बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। इसको समझ लो कैपिटल गेन में देखते हैं, यहाँ पर कोई बात नहीं है। ठीक है, ज़मीन बेच के प्रॉफिट कमा लिया, 10 लाख एग्री खेती बाड़ी का ज़मीन खरीदे थे, 15 लाख में बेच दिए, तो 5 लाख कमाई हो गया ना, तो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। समझ रहे हो। अब किसको एग्रीकल्चर इनकम माने सर नहीं माने, केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो थोड़ा वो समझ गया, रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम ये वो। सर एग्रीकल्चर ऑपरेशन बोले थे, सर प्रोसेसिंग बोले थे, सर आप जो भी बोले थे वो तो हम लोग को समझ में आ गया। सर आपको याद नहीं है ना, अच्छा ठीक है बताओ क्या क्या था। रेंट और रेवेन्यू, एग्रीकल्चर ऑपरेशन, ठीक है, प्रोसेसिंग, ठीक है, बेच दिया जो क्रॉप ग्रो किया, और बिल्डिंग। ये 5 पॉइंट याद आ रहा है। हाँ सर। इसके अलावा बहुत सारा इनकम है, लोग समझ नहीं पाते किसको एग्रीकल्चर माने किसको नहीं माने। तो आप ध्यान से सुनिए, जो मैं 8 पॉइंट है आपको बुक्स में मिल जाएगा कहीं पे भी, मैं ऐसे ही 4 लिखा हूँ। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग ट्रेड और कमर्शियल प्रोडक्ट लाइक जूट, कॉटन एक्सेट्रा इज़ एन एग्रो इनकम। ठीक है, जूट कॉटन ये सब उगाना को क्या मानेंगे एग्रीकल्चर, कॉटन से कपड़ा बनाने को नहीं। जी सर समझ गए। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर्स एंड क्रीपर्स, फूल का खेती ये सब भी, क्रीपर्स ऐसे लटका हुआ प्लांट होता है, एक से दूसरे के हेल्प से बढ़ता रहता है, वो भी एग्रीकल्चर इनकम। प्लांट सोल्ड इन पॉट्स, समझ रहे, गमला में या प्लास्टिक में, देखिएगा मट्टी डाल के बेचते हैं लोग। आर एन एग्रो इनकम प्रोवाइडेड बेसिक ऑपरेशन इज परफॉर्म। अब उस पर नहीं कि उसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस किया, बेसिक ऑपरेशन। एनी इनकम डिराइव फ्रॉम सैपलिंग एंड सीडलिंग, बहुत सारा जगह होता है जहाँ पर सैपलिंग और सीडलिंग का काम होता है, मैंने छोटा छोटा प्लांट उगा के दे देता है, फिर खेत में ले जाकर उसको बो कर दो, सो कर देना, फिर वो रीप हो जाएगा अपने आप। इन नर्सरी सेल बी डीम टू बी इन एग्रीकल्चर इनकम, ऐसे करके दिया हुआ लिस्ट। ठीक है, आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। वैसे क्या क्या चीज़ को आप बहुत बार मान लेते हैं एग्रीकल्चर इनकम, लेकिन वो होता नहीं है। इनकम फ्रॉम सॉल्ट प्रोड्यूस बाई फ्लडिंग द लैंड विथ सी वाटर इज़ नॉन एग्रो इनकम। एग्रीकल्चर लैंड में अगर आपका सॉल्ट आ जाता है फ्लड से, ठीक है, तो 18 पॉइंट्स हैं, तो आपको पढ़ना रीड करना हो, एग्जाम में 4-5 पॉइंट होता है, इसलिए मैं उतना ही लिखा रहा हूँ कि आपको याद रखना है। इनकम फ्रॉम फिशरी, एग्रीकल्चर एरिया लैंड में आप पॉन्ड खोल के उसमें मछली ला के उसका बिज़नेस शुरू कर देते हैं कि मछली बेच रहे हैं, एग्रीकल्चर इनकम है नहीं है वो। पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, मुर्गी वगैरह ग्रो करते हैं, नहीं है। डायरी फार्मिंग करते हैं, काव वगैरह रखते हैं, दूध निकालते हैं, बटर चीज़ बनाते हैं, तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। ट्रीज एंड ग्रास ग्रोन स्पॉन्टेनियसली, आपके ज़मीन में देखे अचानक से गाछ उग गया, बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, विदाउट एनी एफर्ट, तो आपका वो मेहनत नहीं किया, वो एग्रीकल्चर इनकम आपका नहीं माना। सर वो तो होना चाहिए था, बोल दिया टैक्स में नहीं होगा। ठीक है सर, समझ में तो आ रहा है सर, हम लोग पॉज कर करके लिख भी दे रहे हैं। सर कुछ और नया चीज़ समझाइए मैं, सर आपका आवाज़ धीरे धीरे क्यों हो रहा है? मैं तेज़ बोल रहा हूँ, बहुत तेज़ बोलूँ? नहीं सर। सुनो, ट्रीटमेंट ऑफ पार्टली एग्रीकल्चर एंड पार्टली नॉन एग्रीकल्चर इनकम। रूल 7 इनकम टैक्स एक्ट में रूल्स भी होता है सर, बस बहुत सारा एक्ट में रूल्स होता है। हाँ, कंपनीज एक्ट में भी होता है रूल्स, चीज़ों को और अच्छे से समझ में आ जाए, आपको क्लैरिफाई हो जाए, इसलिए बनती है। समझ रही हो मेरे बात को? सर समझ रहे हैं? हाँ चल ठीक है, समझ रहे हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ पार्टली एग्रीकल्चर एंड पार्टली नॉन एग्रीकल्चर इनकम, जैसे सर पेपर जो ब्रांच से बनता है, पेपर जो ब्रांच से बनता है, वहाँ पर ब्रांच को ले जाते हैं काट के, ठीक है, ब्रांच जो है वो एग्रीकल्चर है, लेकिन उससे पेपर जो बन रहा है वो अलग ही है। ठीक है, तो समझिए। इफ़ एसएससी इज इंगेज्ड इन एन इंटीग्रेटेड एक्टिविटी, इंटीग्रेटेड मतलब एक से ज़्यादा, ठीक है, दैट इज एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, देन प्रॉफिट ऑफ सच इंटीग्रेटेड एक्टिविटी शैल बी सेग्रीगेटेड इनटू एग्रीकल्चर इनकम एंड नॉन एग्रीकल्चर। तो अगर कोई इंटीग्रेटेड एक्टिविटी करे, माने कॉटन ग्रो भी करता है और वही लोग कॉटन से कपड़ा बनाता है,
तो ये 2 एक्टिविटी हो गया, तो 2 हिस्से में बांटेगा, तो आपको उसका इनकम अलग से निकालना है। ठीक है, आप टी ग्रो कर रहे हैं, टी लीव्स, और उसको मैन्युफैक्चर, कॉफ़ी ग्रो कर रहे हैं, उसको मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं, मैंने पीस रहे या जो भी पॉलिशिंग वगैरह, ठीक है, क्यूरिंग, ये सब होता है, समझ रहे हो। तो देखिए रूल, कॉम्पोजिट एक्टिविटी, एग्रीकल्चर इनकम, नॉन एग्री इनकम टैक्स बोल दिया, इसका आप इतना इतना हिस्सा में बांटेंगे। क्या क्या रूल 8, एसएससी इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया। ग्रोअर और मैन्युफैक्चर, खाली ग्रोअर होता तो एग्रीकल्चर इनकम, ग्रोअर भी है मैन्युफैक्चरिंग भी है, तो उसका जो इनकम आएगा 60% एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा और 40% नॉन एग्रीकल्चर। कहाँ लिखा है? 8 में। ठीक है, आप देख रहे होंगे ये 60 40 65 35 ऐसे सुनते रहिए। रबड़ तो प्लांट में देखिएगा ऐसे छेद, बार्क माने जो ब्रांच होता है उसमें ना छेद कर दिया जाता है और एक पॉट जैसा लगा दिया जाता है, उसमें रबड़ एक्सट्रैक्ट आता रहता है। तो एसएससी इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबड़ इन इंडिया, तो उसका दे दिया परसेंटेज 65 35, जिसका दिया हुआ वो उसी हिसाब से रूल से होगा। 7A में 7 क्या बोलता है? 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा अब दोनों चीज़ में एक्टिविटी, इंटीग्रेटेड एक्टिविटी में। तो लेकिन अगर आप टी ग्रो करते हैं तो रूल 8 में दिया है, रूल 7A में दिया है रबड़ ग्रो करते हैं तो। एसएससी इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉफी इन इंडिया, रूल 7B, तो 7B1 में खाली ग्रोइंग एंड क्योर्ड बाय द सेलर इन इंडिया, तो 75 25 सब चीज़ आप कर रहे हैं, ग्रो, यू, क्योर्ड, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड बाय द सेलर इन इंडिया विद और विदाउट मिक्सिंग एनी फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट्स और चिचोरी, ये सब कॉफ़ी बनाने के लिए काम आता है। तो 60-40, तो आप 2 चीज़ समझ लीजिए कि कॉफ़ी का सारा चीज़ कर रहे हैं तो 60-40, टी का भी ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग 60-40, रबड़ का है 65-35 और कॉफ़ी ग्रो एंड क्योर्ड कर रहे खाली तो 75-25 है। ऐसे आपको याद करना होगा, 10-20 सेकंड पीछे चल जाइए, सुन लीजिए, याद हो जाएगा, नहीं तो पढ़ते रहिएगा, आप तो लिख ही रहे हैं। तो ये इनकम को सेग्रीगेट करना है। ठीक है, मैं आपको सब चीज़ सिखाऊंगा। लिखिए, हम लोग इसका सम सीखेंगे, लेकिन एक बार आपको मैं थ्योरी बताऊंगा कि क्या है। ठीक है, देखिए, फॉर कंप्यूटिंग एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम अ बिजनेस हैविंग बोथ एग्रीकल्चर एज वेल एज नॉन एग्रीकल्चर इनकम। अब हर समय तो हमको पता नहीं रहेगा ना, इसका तो ठीक है दिया हुआ, रूल में दिया हुआ, इसका इतना मानना है, इसका इतना मानना है, लेकिन हर, जैसे आपको कॉटन का एग्जांपल दिया तो उसमें तो दिया हुआ नहीं है ना क्या एग्रीकल्चर इनकम है क्या नहीं है। अब चलिए बताइए, शुगर केन में उगाता हूँ, जैगरी भी बनाता हूँ और चीनी भी बनाता हूँ, गुड़, हाँ सर समझ गए। अब यहाँ तो नहीं दिया हुआ है कितना परसेंट इसका मान एग्रीकल्चर, कितना नॉन एग्रीकल्चर, तो सर उस सब में क्या होता है। मिंट उगाता हूँ सर, मिंट मतलब पुदीना, और उससे ऑयल भी बनाता हूँ, मिंट ऑयल, सुने हो आप लोग? हाँ सर। ओहो सर पुदीना हरा बनाता हूँ, हाँ सर सुने, पुदीना हरा दवाई का दाम नहीं नाम। ओके, फॉर कंप्यूटिंग एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम बिजनेस हैविंग बोथ एग्रीकल्चर एज वेल एज नॉन एग्रीकल्चर विच इज यूटिलाइज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन सच बिजनेस एंड इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू फॉर नॉन एग्रो बिजनेस एंड डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर फॉर नॉन एग्रो बिजनेस। सर अब ये रीड क्योंकि तुम्हारे को लिखने के लिए समझा ही नहीं अभी। एग्रीकल्चर इनकम पता करना है फ्रॉम बिजनेस हैविंग बोथ एग्रीकल्चर एज वेल एज नॉन एग्रीकल्चर इनकम, कॉटन प्लस इससे क्या बनाते हैं, मान लो टी शर्ट। ठीक है, आप सुने होंगे लाइनेन, लिनेन, हाँ सर लिनेन सुने, ग्रो भी करते हैं और शर्ट भी बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं, उसका थान गोल गोल लपेटा आता है ना। हाँ सर, फ्रॉम अ बिजनेस हैविंग बोथ एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर दोनों हो गया, विच इज़ यूटिलाइज एज रॉ मटेरियल इन सच बिजनेस। अब वो थान से जो कॉटन जो हो रहा है, चलो कॉटन शुगर केन से समझते हैं। ठीक है, शुगर केन से क्या बनता है सर? तो इसको गर्म करने से जैगरी बनता है। अब सुनो, हम ये भी बना रहे हैं, हम जैगरी भी बना रहे हैं, तो ये ग्रो भी कर रहे हैं, ये भी। किस हिस्से में, कितने में बांटे रेशियो? तो 60-40 कर दें। किस खुशी में भाई? सर हम लोग का मन नहीं होता है, सीखना पड़ेगा। फॉर कंप्यूटिंग, सुन रहे हो आप मेरी बात को? हाँ सर, फॉर कंप्यूटिंग एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम बिजनेस हैविंग बोथ एग्रीकल्चर एज वेल एज नॉन एग्रीकल्चर इनकम दोनों है, विच इज़ यूटिलाइज्ड एज रॉ मटेरियल। अब ये जैगरी बिजनेस में शुगर केन इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल, इट इज़ टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू फॉर नोशनल, मतलब है नहीं लेकिन माना जाएगा रेवेन्यू है, फॉर एग्रो बिजनेस एंड डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर फॉर नॉन एग्रो बिजनेस।
सर समझ में समझा देंगे आप? हाँ। इन दिस केस एसएससी विल प्रिपेयर 2 स्टेटमेंट ऑफ इनकम। जब ऐसा कोई इनकम होगा ना, मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चर से कनेक्टेड और मैन्युफैक्चरिंग भी हो रहा है। हाँ सर, शुगर केन और जैगरी सब समझ गए। सेल प्रोसीड ऑफ एग्रो प्रोडक्ट इन द मार्केट, ये सेल प्रोसीड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, जैगरी बेच रहे तो ये, शुगर केन बेच रहे तो ये। नोशनल सेल, ये जो ऊपर लाइन था ना, इट इज टू बी एज रेवेन्यू नोशनल फॉर एग्रो बिजनेस। नोशनल सेल ऑफ एग्रो प्रोडक्ट यूज्ड इन प्रोसेसिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे, नोशनली इनकम हुआ नहीं लेकिन मानेंगे, ए स्क्वायर ऐसे लिख दिया एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये टोटल रेवेन्यू माना। सर ये तो बेचा नहीं, बेचे तो इतना ही, मान लीजिए 10 लाख का था सर, ठीक है, या 5 लाख का सामान होगा, तो 1 लाख का इधर यूज़ किए और सर 4 लाख का तो इधर रॉ मटेरियल यूज़ किए, लेकिन इसका ही तो रॉ मटेरियल फिर इधर लगा है, तो ये तो एग्रीकल्चर इनकम ही है। सर समझ में समझा दीजिए ना सीधा सीधा, ठीक है। तुम लोग ये लिख लो, जो खर्चा अपोर्शन नहीं हो पाएगा कॉम्पोजिट बिजनेस का, जिसमें एग्रीकल्चर नॉन एग्रो बिजनेस दोनों है, ठीक है, तो नॉन एग्रीकल्चर बिजनेस का खर्चा मान लेना। कहाँ लिखा हुआ है सर? राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, 2000 में केस हुआ था। लिख लो सर, ये नहीं समझ में आया, पता है हमको नहीं आया, रुक जाओ, चलो एक एग्जाम्पल लिखो फटाफट। और ये फॉर्मेट बनाओ फटाक से। सर बना लिया पूरा, वो समझाइए, फिर तुम लोग खुद रीड करोगे, मैं इस वीडियो में इतना तक ही बताऊंगा, ठीक है। AS लिमिटेड ग्रोज मिंट पुदीना टू मैन्युफैक्चर मिंट ऑयल। डाटा फॉर द प्रीवियस ईयर, तुम लोग का क्या 2020-21 लिख लेना, 2020-21 जो 2021-22 मानेंगे, माने नेक्स्ट ईयर जो एग्ज़ाम देंगे। सर नेक्स्ट ईयर मतलब अब इस ईयर नहीं तो नेक्स्ट ईयर, तो उधर लिख लें। RS फॉलो, सर आप लिखिए ना, तुम लोग लिखो 2020-21 पर्टिकुलर्स रुपीज़। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ मिंट, 500 टन्स बनाने का, कल्टीवेशन करने का, मिंट पुदीना पत्ता बनाने का 10 लाख लग रहा है। मिंट लीफ सोल्ड इन द मार्केट, एग्रीकल्चर इनकम है ना, डायरेक्ट इसको बेच दिया 3 लाख में। मिंट लीव्स यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग मिंट ऑयल, देखो 500 टन था कल्टीवेशन, इतना खर्चा, मार्केट में बेचे 3 लाख में 100 टन, तो 400 टन तो मिंट ऑयल बनाने के लिए यूज़ किए, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कन्वर्सन 5 लाख, सैलरी टू स्टाफ नहीं एलोकेट हो पाएगा तो कौन सा मानेंगे, नॉन एग्रो। मिंट ऑयल प्रोड्यूस एंड सोल्ड इन द मार्केट 25 लाख में, ठीक है। सर लिखाइए, पर्टिकुलर्स लिखो, सेल ऑफ एग्रो प्रोडक्ट इन द मार्केट, कितना में बेच रहे एग्रो प्रोडक्ट, मिंट लीफ सोल्ड इन द मार्केट, सर 3 लाख। यहाँ कुछ आएगा नहीं। सेल ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, अभी हम लोग इनकम निकाल रहे हैं, टैक्स निकालना नहीं सीखा, अगला वीडियो में 10-15 मिनट में सीख जाएंगे। सेल ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट इन मार्केट, कितना सर? सर 25 लाख में बेच रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, ये तो 10 लाख का सामान था, ठीक है, अब समझ रहे हो, तो 3 लाख तो यहाँ यूज़ हुआ 100 टन का, तो 400 टन बचा हुआ है, तो 400 टन का दाम कितना होगा? अगर 300 टन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डायरेक्टली बिकता है तो वो क्या हो रहा है, इन लोग यूज़ कर रहा है, मतलब हम लोग अपने ही बिजनेस में अपने बिजनेसमैन को बेच रहे हैं। समझने की कोशिश कीजिए, बहुत यही एक पॉइंट समझ जाएंगे तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाए। ये बिज़नेस इस बिज़नेस में उसको बेचने का कोशिश कर रहा है, तो 100 टन बेचा 3 लाख में, तो 400 टन में कितना में बेचेगा सर? 12 लाख। तीन लाख टन बेचा है 100 के हिसाब से, तो 400 टन का दाम कितना हुआ? सर ये इसका प्रॉफिट क्यों माना गया? इसका अब वही गलती कर दिया मैंने भी, इसका इनकम माना जाएगा ये 12 लाख। क्यों सर? 3 लाख रुपीज़ में बेचे हम 100 टन, तो 400 टन अगर बेचे होते
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और तो 12 लाख कमाते। हाँ सर क्लियर है, एकदम क्लियर है सर। ये जो आप बता दें थोड़ा कंफ्यूज हुआ। ये 3 लाख में बेचा, ये 25 लाख सर, एकदम क्लियर है सर। यहाँ क्या लिखेंगे, नोशनल। सर थोड़ा क्लियर कीजिए ना। देखो अगर हम ये खेती का काम करें, 3 लाख में बेचे 100 टन, तो बाकी जो मेरा 400 टन है वो 12 लाख में बिकता। हाँ सर, तो वही समझ लो हम लोग बेचे हैं लेकिन अपने ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। ठीक है, तभी तो ये 25 लाख का बेच पा रहा है। ये 12 लाख का सामान खरीदा एज्यूम कर रहे हैं, तभी तो ये बेच पा रहा है। तो एग्रीकल्चर इनकम से मेरा इनकम कितना हो रहा है सर, 15 लाख। समझ रहे हो आप मेरी बात को? जी सर, ये 3 लाख में बेचा 100 टन, तो बाकी 400 का वैल्यू 12 लाख आएगा। हाँ सर 12 लाख आया। तो सर ये एग्रीकल्चर इनकम क्यों मान रही, तो कमाई नहीं, नोशनल है, नोशनल। तो ये मान लेते हैं हम लोग, ये नहीं बेचने की जगह हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर को बेच दिए, तो मेरा रेवेन्यू 15 लाख आता। इसका रेवेन्यू 25 लाख है। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन दिया हुआ है, हाँ सर 5 लाख। तो कन्वर्ट तो यही कर रहा होगा। हाँ सर, इसका नहीं। मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर केन यूज्ड, मिंट ऑयल, मिंट यूज्ड, मार्केट वैल्यू ऑफ मिंट यूज्ड कितना, 12 लाख का। तो इसके लिए तो ये रॉ मटेरियल कॉस्ट है, कन्वर्जन कॉस्ट लगा, ये 12 लाख का समझ लो, ये भी खरीदा है, इसको बेच के इसमें बेचा है। सैलरी टू स्टाफ कितना दिया सर, इसमें क्यों लिख रहे हैं, बोला था कैन नॉट बी अपोर्शन सो नॉन एग्रो मानना। सर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, अब इसमें देखो 15 लाख का है, सॉरी 10 लाख है ना, 10 लाख, तो इससे इनकम आएगा कितना सर, 5 लाख। टोटल 10 लाख आएगा। इधर एक्सपेंस 12 6 18, 18 और 5 23 लाख। तो 25 लाख रुपया, समझिए बात को, 25 लाख रुपया बिजनेस में कमाए हैं मिंट ऑयल बेच के। क्या क्या लगा था, 5 लाख खर्चा, और सर सामान तो लगा ही था ना। हाँ इसीलिए इसको लिखे। बस ये चीज़ आप समझ जाएंगे ना, ये चीज़ आप समझ जाएंगे तो आपका मेरा दोनों का सपना पूरा हो जाएगा। ये 12 लाख यहाँ क्यों लिखे सर आप, क्योंकि ये कॉस्ट तो सामान तो लग ही रहा भाई, अपना खेती है तो क्या हुआ, तो इसका वैल्यू यहाँ पर ये कमाई जोड़ दो, यहाँ पर इसको खर्चा जोड़ दो। ठीक है, तो ये तो माइनस हो जा रहा है टोटल कमाई में से, ये खर्चा तो लगा, ये तो अपोर्शन नहीं हो सकता, ये दोनों तो लगा है। ये क्यों मान रहे सर, ये नोशनल मार्केट वैल्यू मिंट यूज्ड। ठीक है, तो 23 लाख कमा रहे हैं। तो इनकम कितना आ रहा है सर, 2 लाख मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से और खेती से 3 लाख। खेती का भी जेन्युइन निकला ना, 15 लाख का टोटल सामान वैल्यू होता, क्योंकि 3 लाख का तो बिक ही रहा, तो ओवरऑल बिकता तो 15 लाख का बिकता, और उसमें 10 लाख पूरा बनाने में लगा है, तो 3 लाख आ रहा है। सर समझ गया, थैंक यू। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, समझ में नहीं आ रहा बताओ मेरे को। ठीक है, चलो बाय बाय।